मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में 27 फरवरी 2024 को संपन्न हुए गणित विषय के प्रश्न पत्र संकेतांक 822 एचएक्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, यदि चैनल में आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले सभी संकेतांकों के हलों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम देखते हैं पहला प्रश्न। हमारे पहले प्रश्न में दिया है, पहले प्रश्न में कह रहा है 26 156 का लासा 156 है तो मासा का मान होगा। तो हम फार्मूला जानते हैं, मासा इक्वल टू होता है पहला व्यंजक इनटू दूसरा व्यंजक अपान लासा। तो पहला व्यंजक देख रहे हैं 26 है, दूसरा व्यंजक 156। तो इससे अगर हम मासा का मान निकालें तो मासा इक्वल टू, हमारा फार्मूला है मासा इक्वल टू पहला व्यंजक इनटू दूसरा व्यंजक अपान लासा। इसी में हमको मान रख देना है। पहला व्यंजक देख रहे हैं 26 है, दूसरा व्यंजक 156, तो 26 गुणे 156 बटे लासा का मान 156 है। 156 कैंसिल कर देंगे तो देख रहे हैं इक्वल टू 26 मिल जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। तो इस दिए हुए प्रश्न में ऑप्शन बी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, हमारा दूसरा प्रश्न दिया है, दूसरे प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो सह अभाज्य संख्याएं हम जानते हैं वे संख्याएं या ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका मासा एक हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इन दिए गए चारों विकल्पों में अगर देखें तो 14 35 में 7 उभयनिष्ठ है, 31 93 में 31 गुणे 3 31 यानी 93 मिलेगा, तो दोनों में उभयनिष्ठ 31 है। 32 62 में भी देख रहे हैं तो दो से दोनों विभाज्य हैं। तो केवल इसमें ऑप्शन नंबर बी 18 25 जिनका मासा एक मिल रहा है, इसलिए सह अभाज्य संख्याओं का युग्म 18 25 होगा। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, बिंदुओं 5 जीरो और -12 जीरो के बीच की दूरी होगी। इसमें अगर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जानते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होती है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सरल करेंगे तो देख रहे हैं दिए हुए प्रश्न में x1 5 है, माइनस x2 माइनस 12 है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 5 प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 देख रहे हैं दोनों जीरो हैं, तो 5 प्लस 12 यानी 17 अंडर रूट 17 का स्क्वायर इक्वल टू 17 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में दिया है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। तो इन दिए गए विकल्पों में यदि आप जांच करेंगे 35 56 और 91 से भाग देंगे तो देखेंगे 36 47 वो संख्या प्राप्त होगी जिसमें भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। तो 8 के अगर हम प्रथम 15 गुणज लिखें तो इसमें देखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज इस क्रम से आएंगे 8 16 24 एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये 15 पदों तक मिलेंगे, इनमें पदों की संख्या 15 होगी। इसमें देखें तो प्रथम पद ए बराबर 8 मिल जाएगा, सार्वंतर डी निकालेंगे 16 माइनस 8 ये भी 8 मिलेगा, एन बराबर 15 है। योगफल निकालना है तो योगफल का सूत्र है यश एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में हम मान रख दें 15 पदों का योगफल निकालना है तो एन के स्थान पर 15 तो बन जाएगा 15 बटे 2, 2a ए का मान 8 है प्लस एन माइनस 1, 15 माइनस 1 अर्थात 14 डी, डी का मान भी 8 है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो 15 बटे 2 इंटू दोनों से देख रहे हैं 8 को कॉमन कर सकते हैं तो ये हमारा 2 प्लस 14 अर्थात 16 मिल जाएगा। 2 चौको 8, 15 चौको 60 इंटू 16। अब इसको अगर हम सरल करेंगे तो 16 में 60 से गुणा करेंगे तो 0 16 चक्का 96 तो 960 प्राप्त होता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। इस दिए हुए प्रश्न में ऑप्शन ए सही है। तो ऑप्शन ए 960 ये हमारा सही है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। क्योंकि -2 इस दिए हुए समीकरण का एक मूल है, इसलिए x के स्थान पर रखने पर इसको संतुष्ट हो जाएगा, तो उससे हमारा हल करने पर p का मान निकल आएगा। तो इस दिए हुए द्विघात समीकरण में अगर हम x के स्थान पर -2 रख दें तो बन जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 माइनस पी इक्वल टू 0, -2 का स्क्वायर 4, -2 दुनाई 4 माइनस पी इक्वल टू 0, 4 4 कैंसिल कर देंगे तो इस प्रकार से p इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाता है। तो 0 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर दिया है, तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन ए 0 सही है।
इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 7वें नंबर में दिया है कि x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5-2 तथा -3 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखिए प्रश्न कह रहा है x अक्ष पर स्थित बिंदु, तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसमें हम जानते हैं कोटि का मान 0 होगा। तो दिए गए 4 विकल्पों में कोटि 0 हमारी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक विकल्प सही होगा। तो हम इन दोनों बिंदुओं से इन दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकाल लें तो उससे ज्ञात हो जाएगा कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यदि हम पहले बिंदु अर्थात 2 जीरो की जांच करें तो 2 जीरो की पहले 5 और -2 से बीच की दूरी निकालेंगे तो ये हमारी मिल जाएगी। अगर इन बिंदुओं की आप दूरी निकालेंगे तो इसमें जो मान मिलेगा, पहला बिंदु हमारा दिया है 5-2, 5, इस बिंदु की अगर हम 2 जीरो से दूरी निकालें तो ये मिलेगी √(x1 - x2), तो 5-2 का होल स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस -2 - 0 यानी -2 का स्क्वायर। सरल करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, तो √13 मिल गया। अब इसके बाद दूसरा बिंदु -3, 2, इस बिंदु की अगर 2 जीरो से हम दूरी निकालते हैं तो इससे जो मान मिलेगा √(-3 - 2) का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। सरल करेंगे तो -3 - 2 यानी -5 का स्क्वायर किए 25 मिल जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 25 4 √29। देख रहे हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी समान नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा ऑप्शन ए सही नहीं होगा। अब ऑप्शन डी की अगर हम जांच कर लें तो 5-2 की अगर हम बिंदु 1 जीरो से दूरी निकालें तो ये मिल जाएगी √5 - 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 0 का स्क्वायर। सरल करेंगे 5 - 1 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, तो √16 4 20। और दूसरा बिंदु -3 2 से अगर दूरी निकालें, -3, 2 की बिंदु 1 जीरो से दूरी निकालना है तो ये मिल जाएगी √-3 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। सरल किए तो -3 - 1 - 4 का स्क्वायर 16 और 2 - 0 2 का स्क्वायर 4, तो 16 4 20। तो देख रहे हैं दोनों स्थितियों में √20 अर्थात दूरी समान मिलती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 में दिया है, 8 में कह रहा समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको विविक्तिकर का मान निकालना है। विविक्तिकर के मान से पता चल जाएगा कि मूल कैसे हैं। तो इस दिए हुए समीकरण में हम विविक्तिकर का मान ज्ञात करते हैं। समीकरण दिया है 2x² - 5x + 4 = 0। कंपेयर करेंगे तो a का मान 2, b का मान -5 और c का मान 4। ax² + bh + c = 0 से तुलना करने पर a b c के मान मिल जाते हैं। अब हम विविक्तिकर b² - 4ac को निकालेंगे तो b देख रहे हैं -5 का स्क्वायर -4 × a 2 और c का मान 4 है। -5 का स्क्वायर किए 25 -4 दूनी 8, 8 चौक 32, 25 - 32, तो देख रहे हैं ये हमारा माइनस में 7 मिल जाएगा। 25 7 32 यानी प्लस माइनस घटा चिन्ह बड़ी संख्या का। तो देख रहे हैं विविक्तिकर का मान निगेटिव मिलता है और विविक्तिकर निगेटिव आने का मतलब हुआ कि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे अर्थात काल्पनिक होंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी काल्पनिक वास्तविक नहीं सही है। तो इस दिए गए प्रश्न में ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में दिया है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। पहले में यदि इनके संगत कोण बराबर हों तो संगत कोण बराबर होने पर हम जानते हैं दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दूसरी कंडीशन दी है यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो समरूप के लिए भी एक प्रतिबंध होता है कि अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं तो वे समरूप होते हैं। ऑप्शन सी पर दिया है ए और बी दोनों। तो देख रहे हैं ए और बी समरूप होने के लिए दोनों प्रतिबंध हैं और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 10 में। 10वें कह रहा चित्र में त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए यदि कोण बीओसी बराबर 125 अंश और कोण सीडीओ 70 अंश तो कोण ओएबी का मान होगा। तो इस दिए गए चित्र में हमारा दिया है त्रिभुज ओडीसी अर्थात त्रिभुज ओडीसी ये समरूप है त्रिभुज ओबीए के। ओडीसी समरूप है ओबीए के। इसका अर्थ हुआ कि अगर हम देखें त्रिभुज हमारा दिया है ओडीसी, त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। ऐसी स्थिति में हमको कोण का मान निकालना है ओएबी। कोण ओएबी
ज्ञात करना है। इस त्रिभुज में अगर देखें तो इस कोण के संगत तो हमारा ये कोण मिल जाएगा, और चूंकि ODC समरूप कह रहा OBA के, तो इससे तात्पर्य हुआ कि इस कोण D के संगत हमारा कोण B मिलेगा। अगर ये 70 अंश दिया है तो ऐसी स्थिति में इस दिए गए चित्र में कोण ACB यानी हमारा 125 अंश इस त्रिभुज OCD का देखें तो बहिष्कोण है, और बहिष्कोण दोनों सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर मिलता है। तो ऐसी स्थिति में इस कोण C का मान मिलेगा। कोण OCD अगर हम निकालें तो कोण OCD इक्वल टू आ जाएगा 125 माइनस 70 अंश, और यदि घटाएंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 55 अंश। और इसी कोण C के संगत हमारा कोण A मिलेगा, क्योंकि समरूप में देख रहे हैं C के संगत ही A मिल रहा है, तो इस कोण C के बराबर कोण A मिलेगा। कोण C 55 अंश आया, इसलिए कोण OAB बराबर भी 55 अंश हो जाएगा। कोण OAB इक्वल टू 55 अंश, और 55 अंश देख रहे हैं हमारा ऑप्शन A सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा, जहां थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 अंश तक है तो थीटा का मान होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 1 जानते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा हमारा टेन थीटा होता है, और टेन थीटा इक्वल टू 1, और 1 जानते हैं टेन 45 अंश का मान होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में दिया है, कह रहा है साइन 15 अंश बटे कास 75 अंश का मान होगा। तो इन दो में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। हमारा दिया है साइन 15 अपान कास 75 अंश, तो साइन 15 अंश बटे कास 75 अंश, तो कास थीटा जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह 75, और 90 से 75 को अगर आप घटाएं, साइन 15 बटे 90 से 75 घटाएंगे 15 मिल जाएगा, इकट्ठ करके हमारा 1 मिल जाता है। तो देख रहे हैं इससे हमारा ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो कह रहा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 4 इसका मान होगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो इससे हमारा मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, या कह सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा अर्थात टेन थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा इक्वल टू चूंकि 1 टेन 45 अंश का मान होता है, तो थीटा बराबर 45 अंश। तो इस दिए हुए मान में अगर हम थीटा के स्थान पर 45 अंश रख लें तो फिर यही बन जाएगा साइन 45 अंश और 4 घात इसकी लगी है प्लस कॉस 45 अंश की घात 4, साइन 45 का मान 1 अपान अंडर रूट 2 की घात 4, कॉस 45 भी 1 अपान अंडर रूट 2। अब इसको अगर हम सरल कर लें तो 1 अपान रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 1 अपान 2 फिर स्क्वायर, तो 1/4 प्लस 1/4 2/4 सरल किए तो 1/2 मिल जाएगा, जो कि हमारा देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो प्रश्न 13 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न है। 14वें प्रश्न में दिया है, कह रहा है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान होगा। तो यदि इनको हम साइन और काश के पदों में बदल लें तो साइन और काश के पदों में बदलने पर हमारा ये मान मिलेगा। देखिए इसको साइन और काश में यदि बदलते हैं तो सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए होता है 1 अपान काश ए प्लस टेन ए साइन ए अपान काश ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसमें देख रहे हैं दोनों का हर समान है, लाशा लेंगे कॉश ए मिल जाएगा, और अंश में हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो वर्गांतर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जानते हैं काश स्क्वायर ए, तो काश स्क्वायर ए अपान काश ए, काश की एक घात कैंसिल कर दें तो काश ए के बराबर मिलती है, जो कि हम देख रहे हैं ऑप्शन डी पर दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में कह रहा चित्र में बिंदु ओ को बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी। देखिए ए और पी से ओ बिंदु को देखना है, तो ए बिंदु से जब देखा जाएगा तो चूंकि ये बनने वाला कोण 45 अंश है, इसी का एकांतर ही हमारा 45 मिलेगा। ए से बनने वाला अवनमन कोण 45 अंश और पी से देखा जाए तो ये कोण चूंकि 60 दिया है, और बिंदु पी से अगर एक सच के समांतर रेखा क्षैतिज रेखा खींचें तो क्षैतिज रेखा इधर हमारा ऊपर का कोण 30 अंश मिल जाएगा, वही हमारा अवनमन कोण कहलाएगा। तो ए और पी से देखने पर बनने वाले अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 30 अंश होंगे। तो 45 और 30 देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 अंश और टेन ए इक्वल टू 1 अपान रूट 3, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान होगा। क्योंकि त्रिभुज में कोण सी 90 अंश है, टेन ए 1 अपान रूट 3, और 1 अपान रूट 3 हम जानते हैं टेन में टेन 30 अंश का मान होता है। तो इससे अगर आप देखें तो चूंकि टेन 30 अंश का मान है तो ए बराबर 30 अंश हो जाएगा। सी 90 दिया है तो इसका मतलब बी कोण का मान 60 अंश होगा, तभी जाके तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। अब पूछ रहा है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी
प्लस काश ए साइन बी। इसी में हमको ए और बी के मान रख देना है। ए हमारा 30 अंश है, बी 60 अंश है, प्लस कॉस 30 अंश साइन 60 अंश। अगर इनके मान रखें, साइन 30 अंश का मान जानते हैं 1/2, काश 60 भी 1/2, कॉस 30 √3/2, साइन 60 √3/2। सरल करेंगे तो ये हमारा 1/4, √3 का गुणा किए 3, 2 दूना 4। इस प्रकार से दोनों का हर समान है, 1 + 3 4। सरल किए तो 4 × 1 = 4 यानी 1 मिल जाता है। और 1 अगर देखें तो फिर ये हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है, तो 16 का सी सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न में दिया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो मिनट की सुई के द्वारा पूरे 60 अंश में 360 अंश का कोण, यानी एक चक्कर लगाने में 360 अंश का कोण बनता है। तो पूरे एक चक्कर में अर्थात 60 मिनट में अगर 360 अंश बनता है, 1 मिनट में बना कोण होगा 360/60 कर लेंगे, 6 × 36। 1 मिनट में बने कोण का मान 6 अंश होगा। आप पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360। तो त्रिज्या देख रहे हैं आर ही है, तो आर के स्थान पर आर, थीटा हमारा 6 अंश मिला बटे 360। सरल कर लेंगे 6 × 36, तो ये हमारा πr²/60 अंश, जो कि देख रहे हैं πr²/60 अंश। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया है, तो प्रश्न 17 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 18वें में दिया है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 1/2 सेंटीमीटर व्यास, त्रिज्या निकालेंगे तो 1/2 का आधा कर देंगे तो 1/4 सेंटीमीटर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। इसी में हमको मान रख देना है 3π, r की जगह 1/4 है, स्क्वायर है, 2 बार गुणा कर दिए तो ये मिल जाएगा 3π/4, 4 का गुणा किए 4 × 16, तो 3π/16। और 3π/16 देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3π/16 बी पर दिया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 हैं। तो क्या बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। तो माध्य माध्यिका और बहुलक में हम संबंध जानते हैं। माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध होता है बहुलक बराबर, अगर देखें तो फिर ये हमारा संबंध मिलता है बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यक -2 × माध्य। इसी में हमको मान रख लेना है 3 × माध्यक। माध्यक देख रहे दिया है, माध्य हमारा 26.1 है और माध्यक का मान 25.8 है, तो 3 × 25.8 -2 × माध्य 26.1 है। अब इसको हम सरल करेंगे तो 3 × 25.8, 3 × 8 = 24, 25 × 75 और 75 2 77 -26.1 में 2 से गुणा करेंगे, 2 × 1 = 2, 26 दूना 52। सरल कर लेंगे, 4 से 2 घटाएं 2 मिलेगा, 7 से 2 घटाएं 5 और 7 से 5 घटा 2, तो 25.2 बहुलक का मान 25.2, जो कि हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर दिया है, तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में हम जानते हैं माध्य माध्यिका और बहुलक होते हैं। तो दिए गए विकल्पों में माध्य ऑप्शन बी, माध्यक ऑप्शन सी और डी में बी और सी दोनों। तो देख रहे हैं बी और सी यानी माध्य और माध्यक दिए गए विकल्पों में माध्य माध्यक दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हैं, तो इसलिए प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। तो बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो पहले वीडियो को लाइक कर लें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी प्रश्न पत्रों के संकेतांकों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और उनको आप देख सकें। तो इसलिए वीडियो को पहले लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।